हेलो। हाँ, देखिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग पहले चैप्टर का जो है तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इस चैप्टर का हम लोग आज जो है रिवीजन का ये हमारा पहला पार्ट है। और इसको हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि इसके रिवीजन वाले सारे पार्ट को, सारे टॉपिक्स को टच करते हुए कम से कम न्यूमेरिकल वगैरह सारे पोर्शन को लेते हुए इसके 5 पोर्शन जो है इसका बनेगा, 5 पार्ट, जिसमें पहले 3 पार्ट में हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे और आखिरी के 2 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल होंगे उन सारे न्यूमेरिकल्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपको सबसे पहले वाले पेज पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो आपको दिख रहा है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आपको पेज दिख रहा है, उस पेज पे आपको दिख रहा होगा कि सिलेबस है। ठीक, तो आइए इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है और कैसे कैसे इनको हम लोगों को देखना है। आगे उन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते चलेंगे। देखिए, ये जो पूरा चैप्टर है, इसके मतलब रिवीजन के लिए अगर देखा जाए तो हमको कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए होगा, इसलिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वजह से इसको पार्ट वाइज बनाया जाएगा और कोशिश करेंगे कि जब एक पार्ट स्टार्ट हो तो वो पूरा समाप्त हो। देखिए, जो इस चैप्टर में सिलेबस में जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, तो वो है वेव मोशन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है वेव मोशन, फिर आएगा टाइप्स ऑफ वेव मोशन, जिसमें आएगा ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसमें कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स वगैरह के साथ ही रहेगा, तो इसके न्यूमेरिकल को हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आता है इसमें साउंड एंड लाइट वेव्स किसको कहते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, रिलेशनशिप अमॉन्ग वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव इक्वेशन, जहाँ पे वेव इक्वेशन था y = a sin ओमेगा t। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक मेजर आता है वो आता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग सिंपली SHM भी बोलते हैं, हिंदी में सरल आवर्त गति बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, किसके लिए, तो एक्सप्रेशंस हम लोगों को वैसे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ना, लेकिन हम लोग इसमें अगर दिया रहेगा बुक में तो उसको देखते हुए चलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, वेलोसिटी के लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, और साथ ही साथ इन जो है ये देखेंगे कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिंग SHM, यानी कि जब सिंपल हार्मोनिक हो रहा होगा, सिंपल पेंडुलम का केस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर उसके बाद इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑक्सीलेशन किसको कहते हैं, और रेजोनेंस किसको कहते हैं, रेजोनेंस के एग्जांपल्स भी हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और इसके बाद आएगा लास्ट में हमारा स्टार्ट होगा साउंड से रिलेटेड, अकॉस्टिक्स से रिलेटेड पोर्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पिच, लाउडनेस, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, इंटेंसिटी लेवल, इको एंड रिवर्बरेशन। इसके बाद सेमेंस फार्मूला फॉर रिवर्बरेशन टाइम, और एक चीज़ में इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में कि यह विदाउट डेरिवेशन पढ़ना है आपको, सेमेंस फार्मूला, यानी सेमेंस फार्मूले में आप रिवर्बरेशन टाइम के लिए डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका फार्मूले पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड किसको कहते हैं, मेथड्स टू कंट्रोल रिवर्बरेशन, और टाइम एंड देयर एप्लीकेशंस। और इसके बाद आता है एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग डिफेक्ट्स एंड रेमेडी। और लास्ट वाला जो हमारा इसमें पोर्शन रहेगा वो रहेगा कि अल्ट्रासोनिक्स प्रोटेक्शन और डिटेक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर मेडिकल
एप्लीकेशंस में क्या यूजेस हैं, ये सब हम लोग अल्ट्रासोनिक में के पोर्शन में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा पूरा था इस चैप्टर का कि सिलेबस कितना है हमारे चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का सिलेबस क्या है। आज जो हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ेंगे वो हम लोग पूरा पढ़ेंगे वेव मोशन का पोर्शन, ठीक है। तो वेव मोशन का पोर्शन में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पूरे पार्ट में जो है वीडियो के हम लोग वेव मोशन का पार्ट पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में तो सबका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। क्या है कि प्रकृति में ऊर्जा स्थानांतरण दो प्रकार से हो सकता है। पहला कि ये है कि द्रव्य की गति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा तरंग गति द्वारा। तरंग गति ऊर्जा स्थानांतरण का एक महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। इसके बाद आता है कि यांत्रिक तरंग की मैकेनिकल वेव क्या होती है। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए यहाँ चित्र दिया हुआ है। एक तालाब है जिसमें कोई पत्थर मारा गया है और उसके बाद जो वेव बनता है उस वेव का चित्र आपको दिया गया है। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि यांत्रिक तरंग क्या होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में क्या किया जाता है, एक पत्थर का टुकड़ा जो है वह फेंका जाता है, तो पत्थर के टुकड़े के गिरने के स्थान पर एक तरीके का डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। और यह जो डिस्टरबेंस कहें या विक्षोभ कहें, यह जो विक्षोभ होता है इसकी मौलिक आकृति जो होती है, यानी ये जैसा दिखता है, ये वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार होने के साथ साथ में क्या होता है कि एक निश्चित साल से हमको क्या होता है, जिस जगह पे गिरा रहता है उसके दूरी की तरफ बढ़ता हुआ, उससे दूर जाता हुआ एक बड़ा सर्किल जो है हमको दिखता जाएगा, वृत्त बनता चला जाएगा और तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख भी रहा होगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जल में जिस स्थान पर पत्थर गिरता है वहाँ का तल दबने से एक गड्ढा हो जाता है, परंतु जल जो है अपने प्रत्यास्थता के गुण के कारण इस परिवर्तन यानी गड्ढे का विरोध करता है तथा जल चारों ओर से आकर इस गड्ढे को भरने लगता है। चूँकि चारों ओर से आने वाले जल की गति होती है जल तथा घड़े के जो गड्ढा बन जाता है उस गड्ढे के भर जाने पर भी क्या होता है, जड़त्व के गुण के कारण जल कुछ देर तक आता रहता है, जिससे उस स्थान पर जल के तल चारों ओर के तल की अपेक्षा कुछ ऊंचा उठ जाता है। अब तल पुनः इसका विरोध करता है, तल नीचे की ओर जाने लगता है, ठीक। जब नीचे की ओर जाने लगता है तो इस प्रकार उस स्थान पर जल के कण ऊपर नीचे गति करने लगते हैं। ये कण अपनी गति की ऊर्जा को अपने पास आने वाले सभी दिशाओं के कणों को दे देते हैं तथा स्वयं अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। ये दूसरे कण भी अपनी गति की ऊर्जा को अपने समीपवर्ती कणों को दे देते हैं और अपनी पहले की अवस्था में आ जाते हैं। इस क्रिया का इस प्रकार यह जो क्रिया होती है वह चलती रहती है।
इससे क्या स्पष्ट होता है कि इस क्रिया से जल के जो कण होते हैं वह अपना स्थान स्थायी रूप से नहीं छोड़ते हैं। स्थायी रूप से नहीं छोड़ते हैं। आप दूसरा पेज देख रहे होंगे, आ गया होगा। और केवल अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं, यानी कण जो है वह अपने स्थान पर रहता है बेटा, और जो जल होता है, जो वेव होती है, वो हमको लगता है आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि केवल अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे होता रहता है। और पत्थर द्वारा जल में जो उत्पन्न विक्षोभ होता है बराबर आगे बढ़ता रहता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, तो कहेंगे कि जो पत्थर द्वारा जो ऊर्जा जल के कणों को दी जाती है वह बराबर आगे वाले कणों को संचरित होती रहती है, लेकिन जल के कण इस विक्षोभ के कारण आगे नहीं बढ़ते हैं। उदाहरणतः यदि पत्थर के जल में गिरने के स्थान पर से कुछ दूर जल के पृष्ठ का पर कॉर्क का टुकड़ा अगर तैर रहा हो, तो हम क्या देखेंगे कि जब विक्षोभ कॉर्क तक पहुंचता है तो कॉर्क अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे दोलन करने लगता है। बेटा कॉर्क तो अगर आपने नहीं देखा होगा इस तरह से, लेकिन कभी आपने देखा होगा किसी तालाब में जो है पत्थर मारने पे अगर उसमें कोई सूखा हुआ पत्ता जो है पेड़ का गिरा रहता है, उसको भी आप कॉर्क की जगह पे रख के एक बार सोच सकते हैं, और आप क्या देखते हैं कि वह जो सूखा वाला पत्ता बड़ा सा रहता है वह पानी के तल पे जो ऊपर तैरता रहता है वह क्या होता है, अपने ही स्थान पे ऊपर नीचे होके रह जाता है, यानी आगे पीछे नहीं बढ़ता है वेग के साथ। वही कण के समान कार्य करता है। उसी को यहाँ पे कॉर्क का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो कॉर्क है वह अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे दोलन करने लगता है और विक्षोभ द्वारा आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद कॉर्क की दोलन गति समाप्त हो जाती है और कॉर्क अपने प्रारंभिक स्थान पर ही रहता है। जैसे आपको यहाँ पे जो चित्र 1.2 में दिया हुआ है, आपको 4 पोजीशनिंग दी हुई है। पहले वाले डायग्राम में आपको दिया हुआ है कि एक पत्थर है, वह किसी स्थान पे गिरता है और उससे कुछ दूरी पर एक कॉर्क है। दूसरे वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जहाँ पे पत्थर गिरा था वहाँ पर विक्षोभ होता है, ठीक है। वह विक्षोभ आप देख रहे हैं चारों तरफ होता हुआ दिख रहा होगा, एरो नज़र आ रहा होगा। उस पर्टिकुलर स्थान पर क्या हो रहा है, हल्का सा आपको वेव उठी हुई नज़र आई। फिर उसके बाद वह वेव आपको तीसरे वाले डायग्राम में आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आप देख रहे हैं कॉर्क जो है वह नीचे की ओर चला गया है। फिर चौथे वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं वेव आगे बढ़ जाती है कॉर्क से और कॉर्क पुनः ऊपर की ओर आ जाता है। जब वेव नीचे रह रही है तो कॉर्क नीचे जा रहा है, जब वेव ऊपर रह रही है कॉर्क वाले स्थान पे तो कॉर्क ऊपर चला जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि जो जल के कण होंगे वह अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे होते हैं, न कि आगे की ओर वेव के साथ बढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि यह जो चित्र है यह आपको क्या बता रहा है, तो यह आपको बता रहा है कि ऊर्जा जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करता है और द्रव्य कणों के संचरण के बिना ही होता है। इसी प्रकार जब किसी रस्सी के एक सिरे को हुक से बांधकर, मान लीजिए आप क्या करते हैं, दरवाजे को बंद कर देते हैं और उसमें जो कुंडा है उसमें आप क्या करते हैं, एक रस्सी बांध लीजिए। अगर इस एग्जाम्पल को आप देखना चाहें प्रैक्टिकली करके तो दरवाजे को, कुंडी को बंद कर दीजिए आप, जो उसकी वो होगी सिटकनी वगैरह जो लगा होता है उसको आप बंद कर दीजिएगा और एक रस्सी लेके और उसके हैंडल जो लगा रहता है उस हैंडल में आप रस्सी को बांध दीजिए।
एक एंड आप रस्सी का उसमें बांध दीजिए और दूसरे एंड को आप क्या करिए, मान लीजिए 2 मीटर 3 मीटर लंबा आप रस्सी ले लीजिए और दूसरे एंड को क्या करिए, आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए और पकड़कर उसको ऊपर से नीचे की ओर झटका दीजिए, यानी उस पर फोर्स लगाइए। जब आप फोर्स लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे, इस तरीके से झटका देने पर आप देखेंगे कि एक स्थान पर क्या होगा, वह ऊपर की ओर उठेगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। ठीक, फिर वह एक स्थान पर नीचे की ओर दिखेगा। तो जहाँ ऊपर की ओर आकृति बनेगी उसको श्रृंग कहेंगे, यानी क्रेस्ट कहते हैं। जहाँ नीचे की ओर आकृति बनती है बेटा उसको गर्त कहते हैं, यानी ट्रफ कहते हैं। एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर क्या होगा, आपको वो कहीं ट्रफ कहीं क्रस्ट बनता हुआ नज़र आएगा और फिर आप देखेंगे क्या होगा, रस्सी जो है वो दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। रस्सी का जो प्रत्येक भाग होगा वह क्या होगा, अपने ही स्थान पर रहता है। इसी प्रकार आप ये प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा और इसी पे बेस्ड है ये चित्र 1.3। इसी प्रकार देखिए एक और चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कुछ बोला जाता है तो वास्तव में मुख द्वारा निकली जो ध्वनि होती है वह ऊर्जा के समीप ऊर्जा के द्वारा क्या होती है, समीप के वायु कणों को या तो आगे ढकेल देता है, आगे ढकेल कर या पीछे खींचकर उसे ऊर्जा स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं हम लोग कि इस प्रकार इस भाग की जो वायु का घनत्व होता है वह क्या हो जाता है, घनत्व अस्थायी रूप से या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। वायु में जो विक्षोभ हम लोग देखते हैं यानी कि डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल यानी कहें डिस्टर्ब्ड पार्टिकल्स हम लोग देखते हैं, यह वायु की अगली परत यानी नेक्स्ट लेयर पर बल डाल देता है। अपने विक्षोभ उस परत को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार यह विक्षोभ वायु में आगे बढ़ता हुआ श्रोता के कान के समीप वाली वायु में पहुंच जाता है, जिससे श्रोता द्वारा क्या होता है, सुना जाता है। अब वक्ता जो होता है यानी बोलने वाला, वक्ता द्वारा अपने पास की वायु में उत्पन्न किया गया जो विक्षोभ है वह वायु में चलता है, परंतु वायु स्वयं नहीं चलती है। इसी तरह से किसी शब्द को बोलते समय जो वायु वक्ता के समीप होती है वह सदैव वक्ता के ही समीप रहती है, यानी वह वायु नहीं जा रही है कहीं, बल्कि श्रोता तक वायु जो है वह ध्वनि लेकर नहीं जा रही है। ध्वनि जो है वह अपने विक्षोभ को क्या कर रहा है, आगे की तरफ अगले कणों को देता चला जा रहा है। यहाँ तक कि उस क्षण भी जब संदेश श्रोता तक पहुँच चुका होता है तब भी यही देखा जाता है। इस प्रकार उत्पन्न जो विक्षोभ या डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है बेटा, इसलिए इसको हम लोग यांत्रिक तरंग या मैकेनिकल वेव कहते हैं। और विक्षोभ के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग वेव मोशन कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, आप चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यांत्रिक तरंग जो होती है वह किसी मटेरियल मीडियम यानी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपनी आकृति बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, और यांत्रिक तरंगें केवल क्या होती है, द्रव्यात्मक माध्यम में ही संचलित होती हैं। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, जो जल की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें आदि यांत्रिक तरंगें होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऐसी भी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए क्या होता है, माध्यम की उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि
जैसे प्रकाश की तरंगें, रेडियो वेव्स, गामा किरणें, एक्सरे किरणें इत्यादि क्या हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इनको चलने के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बेटा याद रखिएगा हमेशा कि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि यांत्रिक तरंगों द्वारा ऊर्जा का जो संचरण होता है वह माध्यम के दो गुणों पर निर्भर करता है। पहला ये कि माध्यम की प्रत्यास्थता कितनी है, और दूसरा माध्यम के जड़त्व यानी कि इनर्शिया, ठीक है, के कारण ही यह संभव हो पाता है। उदाहरण के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि यांत्रिक गति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहला, जो तरंग गति होती है की उत्पत्ति क्या होती है, किसी माध्यम में किसी स्थान पर जो विक्षोभ होता है उत्पन्न होने या करने में होती है। इसी तरह से दूसरा जो चीज़ याद रखना, ध्यान रखना है, वह क्या विशेषता है तरंग गति की, तो कहेंगे तरंग गति के कारण माध्यम में विक्षोभ